जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी कंडेंसेशन के बारे में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन के फॉर्म्स कौन कौन से हैं, उन सभी फॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यू के बारे में। ड्यू की कहानी क्या है? देखो इतना तो हमें पता है कि ड्यू इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन फर्क क्या है? कंडेंसेशन के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। और नॉर्मली ये जो कंडेंसेशन है ये अकर होता है ओवर द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। नॉर्मली कंडेंसेशन के केस में ये जो मॉइस्चर का डिपोजिशन देखने को मिलता है, ये मॉइस्चर का डिपोजिशन ओवर द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लेकिन जब ड्यू का फॉर्मेशन होता है तो ये जो ड्यू का फॉर्मेशन होता है ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। ड्यू के फॉर्मेशन के केस में ये जो मॉइस्चर का डिपोजिशन होता है ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। ये जो मॉइस्चर का डिपोजिशन होता है ये डिपोजिशन देखने को मिलता है ऑन कूलर सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के कूलर सरफेसेस के ऊपर मॉइस्चर का डिपोजिशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टोन्स हैं, जैसे ग्रास ब्लेड्स हैं, जैसे प्लांट लीव्स हैं। स्टोन्स, ग्रास ब्लेड्स और प्लांट लीव्स के जो कूलर सरफेसेस होते हैं उनके ऊपर मॉइस्चर का डिपोजिशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। इससे आपको एक बात यह भी समझ में आनी चाहिए कि ये जो ड्यू का फॉर्मेशन है ये ड्यू का फॉर्मेशन नियर द अर्थ सरफेस देखने को मिलता है। ड्यू का फॉर्मेशन नियर द अर्थ सरफेस देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बात तो हमें ऑलरेडी समझ में आती है कि ड्यू इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन फर्क क्या है? कंडेंसेशन में नॉर्मली जो मॉइस्चर का डिपोजिशन है वो डिपोजिशन देखने को मिलता है ओवर द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। लेकिन ये जो ड्यू का फॉर्मेशन है ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के ऊपर अकर नहीं होता है। ड्यू के फॉर्मेशन के केस में ये जो मॉइस्चर का डिपोजिशन है ये देखने को मिलता है ऑन कूलर सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टोन्स हैं, ग्रास ब्लेड्स हैं। ग्रास के ब्लेड्स के ऊपर आमतौर पे आपने ड्यू देखी होगी, प्लांट की लीव्स हैं। ये जो ड्यू का फॉर्मेशन है ये देखने को मिलता है नियर द अर्थ सरफेस। अच्छा, ड्यू के फॉर्मेशन के लिए आइडियल कंडीशंस क्या क्या हैं? आइडियल कंडीशंस की अगर बात करें तो एक तो क्लियर स्काई, दूसरा काम एयर, तीसरा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और चौथा कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स। बेहद सिंपल। ड्यू के फॉर्मेशन के लिए आइडियल कंडीशंस की अगर बात करें तो एक तो क्लियर स्काई, दूसरा काम एयर। क्लियर स्काई और काम एयर क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज जब अर्थ के सरफेस से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो कि गर्म होती हैं, जब वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिलीज की जाएंगी और अगर क्लियर स्काई होगी और काम एयर होगी तो ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं ये सीधे सीधे ऊपर की तरफ चली जाएंगी और नीचे अर्थ सरफेस के पास में कूल कंडीशंस देखने को मिलेंगी। और जब कूल कंडीशंस होंगी तो ड्यू का फॉर्मेशन बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। तो आइडियल कंडीशंस की अगर बात करें तो एक तो क्लियर स्काई होनी चाहिए, दूसरा काम एयर होनी चाहिए, तीसरा कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए। ठंडी और लंबी रात होनी चाहिए। लंबी रात क्यों होनी चाहिए? बिकॉज लंबी रात अगर होगी तो सुबह आते आते जो टेम्परेचर है वो इनफ ड्रॉप कर जाएगा और आइडियल कंडीशंस बन जाएंगी फॉर कंडेंसेशन टू अकर, फॉर ड्यू टू फॉर्म। और चौथा, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों होनी चाहिए? बिकॉज जब एयर में इनफ मॉइस्चर होगा तभी तो कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, तभी तो ड्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो आइडियल कंडीशंस क्या क्या हैं ड्यू के फॉर्मेशन के लिए? एक तो क्लियर स्काई होनी चाहिए, दूसरा काम एयर होनी चाहिए, तीसरा कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए और चौथा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अच्छा, ड्यू के फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है कि जो ड्यू पॉइंट है शुड बी अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर दूसरे तरीके से अगर कहें कि ये जो ड्यू पॉइंट है इट शुड बी मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो ड्यू का फॉर्मेशन है ये मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस पे ही देखने को मिलता है। ड्यू पॉइंट जो है वो अबव द फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ड्यू के फॉर्मेशन की पूरी कहानी होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद है फ्रॉस्ट। और फ्रॉस्ट की कहानी क्या है? देखो बड़ा सिंपल।
फ्रॉस्ट की सारी कंडीशंस सेम वही हैं जो कि ड्यू की होती हैं, जिनके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है। सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि फ्रॉस्ट के केस में जो कंडेंसेशन होता है इट टेक्स प्लेस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रॉस्ट के केस में जो कंडेंसेशन होता है, जो मॉइस्चर का डिपोजिशन है, कंडेंसेशन है, वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बेसिकली और सिंपल तौर पे कहें तो फ्रॉस्ट के केस में जो वाटर वेपर होता है वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कंडेंस होता है, वो डायरेक्टली आइस के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके फॉर्म में कंडेंस होता है। देखो, अगर हमने बात की थी ड्यू के बारे में तो हमने देखा था कि ड्यू के केस में जो कंडेंसेशन अकर हो रहा है उसका जो ड्यू पॉइंट है वो मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वाटर वेपर जो है वो अभी भी वाटर के फॉर्म में ही कंडेंस हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि वो जो कंडेंस हो रहा है वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के ऊपर नहीं हो रहा है, वो नियर द अर्थ सरफेस, जो कूलर सरफेसेस होते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के, उनके ऊपर अकर हो रहा है। फ्रॉस्ट के केस में भी जो कंडेंसेशन है वो देखने को तो मिलता है नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस ही कंडेंसेशन होता है, लेकिन ये जो कंडेंसेशन हो रहा है ये बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। ये जो कंडेंसेशन अकर हो रहा है ये लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे अकर हो रहा है। अगर और सिंपल तौर पे बात करें तो फ्रॉस्ट के केस में जो वाटर वेपर है वो सीधे सीधे सॉलिड फॉर्म में कंडेंस होता है, वो सीधे सीधे आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में अकर होता है। बाकी इसकी आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं, सेम वही जो ड्यू के फॉर्मेशन की होती है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ड्यू पॉइंट है, वो जो ड्यू पॉइंट है इट शुड बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जो कंडेंसेशन है वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे अकर होता है इन केस ऑफ फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद बात आती है फॉग एंड मिस्ट के बारे में। फॉग और मिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है फॉग एंड मिस्ट के बारे में। और फॉग और मिस्ट की कहानी क्या है, देखो, कोई ऐसा एयर मास जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी है वाटर वेपर की, कोई ऐसा एयर मास जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी है वाटर वेपर की, अगर सडनली उसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाए, उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो जो कंडेंसेशन है वो उसी एयर मास के अंदर जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर देखने को मिलता है। कोई ऐसा एयर मास जिसमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर की क्वांटिटी है, उसमें किसी भी रीजन की वजह से अगर टेम्परेचर सडनली गिर जाए, सडनली रिड्यूस हो जाए, तो जो कंडेंसेशन है वो उसी एयर मास के अंदर जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर अकर होने लग जाता है। बेसिकली फॉग जो है वो एक तरीके से क्लाउड है जो कि फॉर्म होता है नियर द ग्राउंड सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस। एक तरीके का धुंध का क्लाउड फॉर्म हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फॉग। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये आपको पता ही है कि जब फॉग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है या मिस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो जो विजिबिलिटी होती है वो या तो बहुत ही पुअर हो जाएगी या बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा जब फॉग होता है तो आपको दिखाई नहीं देता है, विजिबिलिटी जो है वो एकदम से ड्रॉप हो जाती है। फॉग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, अगर बेसिक तौर पे बात करें तो कोई एयर मास था जिसमें वाटर वेपर बहुत ज्यादा था, किसी भी रीजन की वजह से ये जो एयर मास है इसका टेम्परेचर एकदम से सडनली बहुत ज्यादा गिर गया। हुआ क्या कि उस एयर मास के अंदर ही अब कंडेंसेशन होने लग गया ओवर द फाइन डस्ट पार्टिकल्स, और इसकी वजह से एक धुंध का क्लाउड फॉर्म हो गया। उसी क्लाउड को हम क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। जहां भी फॉग देखने को मिलेगा, जहां भी मिस्ट देखने को मिलेगा, वहां पे जो विजिबिलिटी होती है वो या तो बहुत ही पुअर हो जाएगी या एकदम जीरो हो जाएगी। अच्छा,
अर्बन एरियाज में और इंडस्ट्रियल एरियाज में खूब सारा स्मोक रिलीज होता है। अर्बन एरियाज में और इंडस्ट्रियल एरियाज में खूब सारा स्मोक रिलीज होता है और ये जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के तौर पे काम करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट। बेहद सिंपल, अर्बन एरियाज में और इंडस्ट्रियल एरियाज में जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के तौर पे काम करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट। और ऐसे जो पार्टिकल्स के ऊपर फॉग का फॉर्मेशन होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको स्मोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मोग बोलते हैं। या फिर ये कहें व्हेन द फॉग इज मिक्स्ड विद स्मोक, जब फॉग स्मोक के साथ में मिक्स हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको स्मोग बोलते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि हम दो टर्म्स यूज कर रहे हैं, एक टर्म है फॉग और दूसरा टर्म है मिस्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो, एक तो मिस्ट के अंदर जो है वो ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलता है देन दी फॉग। मिस्ट के अंदर जो है वो ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलता है देन दी फॉग। और ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलता है इसका मतलब क्या है कि फॉग जो है वो कंपैरेटिवली ड्राई होती है। फॉग जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा ड्राई होती है और मिस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम ड्राई होती है। ये होपफुली आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये जो मिस्ट है, इस मिस्ट में हर एक न्यूक्लियाई जो है उस पे थिक लेयर ऑफ मॉइस्चर देखने को मिलती है, इसीलिए मिस्ट में मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फॉग। अच्छा, ये जो मिस्ट है ये कहां पे देखने को मिलती है? ये जनरली ओवर द माउंटेन्स देखने को मिलती है। मिस्ट जो है वो जनरली ओवर द माउंटेन्स देखने को मिलती है। होता क्या है, जब माउंटेन के स्लोप से वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही होती है तो ये जो वार्म एयर होती है ये ऊपर जाते जाते ऊपर जो कोल्ड सरफेसेस होते हैं उनसे मिलती है। अब देखो, वार्म एयर जिसमें मॉइस्चर होगा वो एकदम कोल्ड सरफेस से जाके टकरा रही है, मिल रही है, तो एकदम से टेम्परेचर रिड्यूस होगा। टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो ये जो वार्म एयर का मास है इसी के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर कंडेंसेशन अकर होने लग जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा? मिस्ट फॉर्म हो जाएगी। फॉग्स जो होती हैं वो मिस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा ड्राई होती हैं। और फॉग्स आमतौर पर कब देखने को मिलती हैं? फॉग्स आमतौर पर तब देखने को मिलती हैं जब वार्म करंट ऑफ एयर जो है वो कोल्ड करंट के कांटेक्ट में आता है। इन दोनों चीजों को समझो। एक दो चीज हमने क्या पढ़ी? मिस्ट और फॉग के डिफरेंस के बारे में हमने बात की। एक तो हमने बात ये की कि ये जो मिस्ट होता है इसमें मॉइस्चर जो है वो ज्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है इन मिस्ट। इसके कंपैरिजन में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम होता है इन फॉग। दूसरा, इसका एक मतलब ये भी है कि जो फॉग होते हैं ये ज्यादा ड्राई होते हैं और ये जो मिस्ट होता है ये कंपैरेटिवली कम ड्राई होता है। अच्छा, ये जो मिस्ट है ये मिस्ट जनरली माउंटेन्स के ऊपर देखने को मिलती है। माउंटेन्स के ऊपर क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज मान लेते हैं ये कोई माउंटेन है। अब ये जो माउंटेन का नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से से वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रही होगी और जैसे जैसे ये वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर ये जो सरफेस है ये ठंडा होगा। इस ठंडे वाले सरफेस से जैसे ये वार्म एयर जाके मिलेगी तो एकदम से क्या होगा? वार्म एयर में खूब सारा मॉइस्चर है और ये जो वार्म एयर है ये कोल्ड सरफेस से जाके मिल रही है, तो ये जो वार्म एयर है इसके अंदर ही टेम्परेचर फॉल होने की वजह से कंडेंसेशन देखने को मिलेगा और किस चीज का फॉर्मेशन होगा? मिस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और फॉग जो है वो आमतौर पे कहां देखने को मिलती है? फॉग आमतौर पे वहां देखने को मिलती है जहां पे वार्म एयर मास जो है वो कोल्ड एयर मास से या कोल्ड करंट से मिलता है। मान लेते हैं कि जो वार्म करंट है ये ऐसे मूव कर रहा था और कोल्ड करंट यहां पे था। अब ये जो वार्म एयर मास है ये मिला इस कोल्ड एयर मास से। वार्म एयर मास में खूब सारा मॉइस्चर है और ये टकराया इस कोल्ड करंट से, तो एकदम से ये जो वार्म एयर मास है इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और कंडेंसेशन अकर होने लग जाएगा और इसकी वजह से जो देखने को मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं। फॉग बेसिकली क्या है? फॉग इज बेसिकली लाइक अ मिनी क्लाउड। फॉग जो है एक मिनी क्लाउड के जैसा होता है जिसमें कंडेंसेशन अकर हो जाता है और कंडेंसेशन जो है वो ऐसे न्यूक्लियाइज के अराउंड अकर होता है
जो कि किसी पर्टिकुलर एयर मास का हिस्सा होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, जैसे स्मोक पार्टिकल्स, जैसे सॉल्ट पार्टिकल्स। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। फॉग और मिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस भी होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात की गई है क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।